एंड आज का वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम लोग द इक्वेशन ऑफ लाइफ डिस्कस करेंगे। लाइफ का क्या इक्वेशन है? वेल दैट इज गोइंग टू बी सुपर एक्साइटिंग। नाउ आर वी डाइविंग इनटू बायोलॉजी, राइट? या नहीं, हम लोग बायोलॉजी नहीं कर रहे हैं, हम लोग फिजिक्स ही करेंगे, हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स करेंगे। लेकिन इस इक्वेशन पे इनफ एम्फेसिस हम लोगों ने नहीं रखा था व्हेन वी डिस्कस्ड इट। इनफैक्ट मैं इसे इक्वेशन फॉर लाइफ क्यों कह रहा हूं? रिचर्ड फाइनमैन ने एक्चुअल में अपने फाइनमैन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स में लिखा है या फिर मे भी अपने ओरिजिनल लेक्चर्स में कहा है, तो दिस इक्वेशन द इक्वेशन फॉर लाइफ। वेल व्हाट फाइनमैन टेल्स यू कि कैसे अलग अलग चीजों को मैथमेटिकल इक्वेशंस में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो कोई भी बॉल चल रही है, आपने उसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना दिया, राइट? एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस भरी हुई है। सो द सिंपलेस्ट एग्जांपल इज एक गैस सिलेंडर, राइट? तो गैस सिलेंडर के अंदर गैस है, वहां पे पूरे मॉलिक्यूल्स इधर उधर बाउंस होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। उसके लिए आपने इक्वेशंस रख दिए, थर्मोडायनेमिक्स के इक्वेशंस या फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के इक्वेशंस। आपके पास एक फ्लूइड है जो कि चल रहा है, तो वाटर फ्लो हो रहा है, किसी पाइप से निकल रहा है, टैप से निकल रहा है। तो वहां पे जितना ज्यादा वाइड होते हैं उस टैप का एरिया, उतना ही कम वेलोसिटी, उतनी कम स्पीड से वाटर गिरता है, राइट? तो आपको पता चला, आपने इसके लिए एक इक्वेशन लिख दिया या फिर कई इक्वेशंस लिख दिए। तो फाइनमैन ने कहा ऐसा हमारे पास एक लाइफ के लिए भी इक्वेशन है। एंड वेल एग्जैक्टली आप किसी चीज की इससे कॉन्शियसनेस या फिर ऐसी चीजें कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन फाइनमैन ने श्रोडिंगर इक्वेशन को ही द इक्वेशन फॉर लाइफ कहा था। नाउ व्हाई इज द श्रोडिंगर इक्वेशन कॉल्ड द इक्वेशन फॉर लाइफ? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हम लोग जहां जैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली एक लो एनर्जी फील्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। व्हाट डज इट मीन व्हेन आई से लो एनर्जी? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं जाना है, मुझे क्वांटम फील्ड थियरी नहीं करने। हमें अभी क्या करना है? बस नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, जिसका एक फंडामेंटल सा इक्वेशन होता है, जिसका बेसिक सा इक्वेशन होता है द श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। तो एंड सिंस हमारे लिए श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन परफेक्टली वर्क करेगा, या फिर हम जिस एटम से, जिस मॉलिक्यूल से बने हैं, उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन वर्क करता है। अगर आप बहुत ही हाई स्पीड पे चले गए, आपके पास बहुत ही ज्यादा अमाउंट की एनर्जी इन्वॉल्व है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी, ऐसी एनर्जी कि एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है नियर द स्पीड ऑफ लाइट, तो उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है। उस केस में दिस इक्वेशन डेफिनेटली फेल्स, क्योंकि एक नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए काम नहीं करेगा। लेकिन इन आवर डोमेन या फिर अपने ही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को देखें तो उनके लिए इक्वेशन काम करता है। व्हाट इज द श्रोडिंगर इक्वेशन? वेल व्हाट इट सेज इज दैट आयोटा एच बार, the partial derivative of a mathematical object which is called the wave function is equal to h caret of this object। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है जो कि मैं कह रहा हूं? वेल इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन। एंड ट्रस्ट मी, पूरी श्रोडिंगर इक्वेशन इज ऑल अबाउट सॉल्विंग दिस इक्वेशन, और एटलीस्ट जैसे श्रोडिंगर ने हमें बताया था, एंड फाइंडिंग द वेव फंक्शन। और इसी में सारी चीजें पता, इससे पता चल जाती हैं आप उस पार्टिकल के लिए जो जान सकते हो। आप क्या क्या जान सकते हो? वेल आपने कोई मेजरमेंट किया, आपको ये नहीं पता चल सकता है कि आप वहां उस बेसिकली पार्टिकल को कहां पे देखोगे या फिर उसकी पोजीशन कहां पे मेजर करोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता इस वेव फंक्शन के हिसाब से। लेकिन आप ये बता सकते हो कि अगर आपने एक ऐसे इनफाइनाइट मेजरमेंट्स कर लिए उस पार्टिकल पे, एंड आपने नोट डाउन किया उन सारे रिजल्ट्स को, एंड उसका एवरेज मिला, तो ये इक्वेशन या फिर ये वैल्यू, ये वेरिएबल आपको ये बता देगा कि उस एवरेज की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे एक्चुअल में एक डिस्टिंक्शन है। एक तो चीज होगी कि एग्जैक्टली आपको एक मेजरमेंट के लिए उस पोजीशन की वैल्यू बता दिया, कि मैंने एक मेजरमेंट किया एक इलेक्ट्रॉन में, एक डिब्बे में एक इलेक्ट्रॉन रखा है फॉर इंस्टेंस, मैंने डिब्बा खोला एंड मैंने देखा इलेक्ट्रॉन कहां पे रखा है, ओके? एंड इलेक्ट्रॉन जहां पे रखा है उस चीज को मैं इस इक्वेशन से कैलकुलेट नहीं कर सकता हूं, या फिर इस वेव फंक्शन से कैलकुलेट नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर मैंने इनफाइनाइट टाइम्स उसी चीज को रिपीट किया, एंड मैंने हर बार नोट किया कि मुझे क्या रिजल्ट्स मिल रहा है, उन सबके एवरेज लिया, तो इस चीज को हम लोग, इस एवरेज को ही
कहते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एंड नॉट बी टू बी कंफ्यूज्ड कि वो वैल्यू है जिसकी आपको ज्यादा प्रोबेबिलिटी है मिले। एक्सपेक्टेशन वैल्यू काफी लूज टर्म है, इसका मतलब ये नहीं कि जो कि आपको हाईयर प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको ये वैल्यू मिलेगी, नहीं, इसका मतलब बेसिकली एवरेज। दैट इज व्हाई ऑफ द मीन सिंबल्स हियर। The average expectation value is basically the average value carried out on an infinite number of measurements. तो आपको ये वेव फंक्शन एक्सपेक्टेशन वैल्यू बता सकते हैं। कैसे बताते हैं? वेल, आपको बताता है कि किसी भी जिस चीज को ऑब्जर्वेबल कहते हैं, मतलब जिस चीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट, कुछ भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो किसी पार्टिकल के लिए, वो क्वांटम मैकेनिक्स में एक ऑब्जर्वेबल हो गया। आप पोजीशन कर सकते हो, मोमेंटम कर सकते हो, ये दोनों ऑब्जर्वेबल्स हैं। तो कोई भी चीज अगर आपने मेजर करने की आपके पास एबिलिटी है कि आप मेजर कर सकते हो, किसी भी चीज को फिजिकली मेजर किया जा सकता है, वो एक ऑब्जर्वेबल है। तो किसी भी ऑब्जर्वेबल के लिए इट इज समथिंग लाइक दिस। पोजीशन के लिए इन स्पेसिफिक बता दूं, इट इज द इंटीग्रल ऑफ वेल साई कॉन्जुगेट टाइम्स एक्स टाइम्स साई एंड दिस इज dx, एंड इसे इंटीग्रेट किया जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव इंफिनिटी तक। एंड ये आपको बताएगा कि ऑन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच मेजरमेंट्स दैट आर रिपीटेड ऑल फॉर द सेम वेव फंक्शन साई। मतलब वेव फंक्शन आपको बेसिकली स्टेट ही बता रहा है, वेव फंक्शन आपको स्टेट बताता है। एंड अगर मेरे पास ऐसे इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन से इनफाइनाइट अलग अलग बॉक्सेस में जो कि सारे सेम स्टेट में है, जो कि सेम वेव फंक्शन से डिस्क्राइब होते हैं, तब व्हेन आई से कि इन सबको मैंने सेम वेव फंक्शन से डिस्क्राइब किया, मैंने ये मेजरमेंट्स किया, तब ये मुझे वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताएगा। ओके, नाउ द थिंग इज कि इसे मैंने नेगेटिव से पॉजिटिव इंफिनिटी तक इंटीग्रेट किया। इस साई कॉन्जुगेट, इन साई को मैं क्या लिख सकता हूं? वेल, मॉड ऑफ साई स्क्वायर। लेकिन ऐसा मैंने लिखा नहीं, ऑल्दो इट इज करेक्ट, इट इज रियली करेक्ट इन दिस इक्वेशन, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी आपके पास दूसरा ऑब्जर्वेबल है जिससे आप पोजीशन के टर्म्स में एंड एक और चीज लीनियर मोमेंटम के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। वेल, हाउ इज इट पॉसिबल? वेल, आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स में ना कोई भी ऑब्जर्वेबल है, जस्ट कोई भी, आपके पास एंगुलर मोमेंटम फॉर इंस्टेंस हो गया या फिर एनर्जी हो गया। लेट्स कंसीडर द सिंपल एग्जांपल ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी को भी आप पोजीशन के टर्म्स में और लीनियर मोमेंटम के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। वेल, कैसे? एनर्जी को अगर आप याद करो, काइनेटिक हो सकती है, वेल पोटेंशियल हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी का एक ऐसा तो कोई इक्वेशन है नहीं कि आपने इक्वेशन बता दिया पोटेंशियल एनर्जी के लिए। वेल, ग्रेविटेशियल पोटेंशियल एनर्जी है तो अलग इक्वेशन है, इलास्टिक है तो अलग इक्वेशन है, इलेक्ट्रिक है तो अलग इक्वेशन है, राइट? लेकिन काइनेटिक एनर्जी को वेल आप एक्सप्रेस कर सकते हो। इनफैक्ट यहां पे इसे हम लोग एनर्जी नहीं कहते हैं, इसे हम लोग कहेंगे हैमिल्टनियन। वेल, इसे हैमिल्टनियन क्यों कह रहे हैं? हैमिल्टनियन बेसिकली डिस्क्राइब किया जाता है as the sum of the kinetic energy and the potential energy of a particle या फिर एक सिस्टम। एक पार्टिकल है तो उसकी काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम, या फिर एक सिस्टम है विच इज इवन बेटर, क्योंकि एक सिंगल पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिस्क्राइब करना काफी वेल इट इज काइंड ऑफ वेग, राइट? एक सिंगल पार्टिकल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिस्क्राइब करती है कैसे इंटरैक्ट करता है दूसरे पार्टिकल के लिए। सो इट इज लाइक एक एप्पल है, उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। एप्पल और अर्थ की हो अगर आप एक सिस्टम मानो तो एप्पल और अर्थ की मिलके एक पोटेंशियल एनर्जी बनती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का काम ही होते है फोर्सेस को डिस्क्राइब करना, और फोर्सेस खुद में ही एक्ट नहीं करते हैं, दो पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, दो बॉडीज इन्वॉल्व होते हैं। सो एक सिस्टम का हैमिल्टनियन डिस्क्राइब होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी T प्लस पोटेंशियल एनर्जी V। T फॉर काइनेटिक एनर्जी, V फॉर पोटेंशियल एनर्जी। मैं ये रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहा हूं। सो वेल यू से कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूं लीनियर मोमेंटम स्क्वायर ओवर 2m, एंड पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली कंसर्न करती है कि ये ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है उस फील्ड में, राइट? पोटेंशियल फील्ड में। तो ये हो गया एज अ फंक्शन ऑफ x। तो मुझे पता चला एनर्जी को मैं लीनियर मोमेंटम और इस पोजीशन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एंड इनफैक्ट ऐसा कोई भी वेरिएबल हो इन दो टर्म्स में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। सो वेल यू से कि कोई भी ऐसा वेरिएबल है विच इज अ फंक्शन ऑफ x एंड p, इसको आप लिखते हो एज द इंटीग्रल ऑफ
negative infinity to positive infinity psi conjugate, and here you have that particular operator, यहाँ पे operator आप लिखते हो and it acts on psi dx। अब ये ऑपरेटर क्या है? वेल ये ऑपरेटर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि मान लो आपके पास एक तो पोजीशन है, ऑलराइट, पोजीशन के लिए एक ऑपरेटर एग्जिस्ट करते हैं, मोमेंटम है, मोमेंटम के लिए एक ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है। व्हाट आर दीज ऑपरेटर्स? वेल ऑपरेटर्स बेसिकली कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब आपके पास एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक फंक्शन है, जब इस पे कोई ऑपरेटर एक्ट करता है तो ये इस फंक्शन को लेता है, अपने अंदर लेता है एंड एक दूसरा फंक्शन एज आउटपुट दे देता है, जस्ट लाइक द डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, राइट। सो डी ऑफ डी एक्स ये भी एक ऑपरेटर है, ये इसने एक फंक्शन मान लो 2x क्यूब अंदर लिया, दूसरा फंक्शन बाहर दे दिया एंड दैट इज 6x स्क्वायर। तो एक फंक्शन अंदर लिया, दूसरा फंक्शन बाहर दे दिया। तो यहाँ पे हम लोग कुछ पर्टिकुलर काइंड के ऑपरेटर्स के साथ डील करते हैं। व्हाट आर दीज? वेल किसी भी ऑपरेटर को पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर के टर्म्स में लिखा जा सकता है, इसीलिए फंडामेंटली हम लोग इन दोनों की बात करते हैं। एंड नाउ द थिंग इज, क्योंकि किसी ऑब्जर्वेबल को इन दोनों के टर्म्स में लिखा जा सकता है, ऑफ कोर्स मान लो मेरे पास है, मुझे निकालना है किसी ऑब्जर्वेबल क्यू का ऑपरेटर जो कि साई पे एक्ट करता है। जब ये साई पे एक्ट करेगा कोई रिजल्ट मिल जाएगा, तभी ये साई कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा। आई विल ऑल्सो टेल यू शॉर्टली वेव फंक्शन किन चीजों पे डिपेंड कर सकते हैं। वेल कोई ऑपरेटर क्यू कैरेट मुझे जानना है, मुझे बस बेसिकली ये वही ऑपरेटर होगा जो कि मुझे मिलेगा इसके इक्वेशन में पोजीशन और लीनियर मोमेंटम को पोजीशन और लीनियर मोमेंटम के ऑपरेटर से रिप्लेस कर देंगे। एंड इनफैक्ट यहां से तो क्लियरली ऑब्वियसली पता चल रहा है कि लीनियर मोमेंटम का सॉरी पोजीशन का ऑपरेटर खुद वही पोजीशन मल्टीप्लाइड होना चाहिए अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो तो। एंड यस दैट इज ट्रू, जो पोजीशन ऑपरेटर होता है ये बेसिकली पोजीशन कोऑर्डिनेट खुद मल्टीप्लाई हो जाते हैं उस ऑब्जेक्ट से। तो वेव फंक्शन पे पोजीशन ऑपरेटर काम कर रहा है, सो एक्स कैरेट साई, ये आपको क्या देगा? ये आपको सिर्फ एक्स टाइम्स साई दे देगा। मोमेंटम ऑपरेटर को अगर ऑन द अदर हैंड देखा जाए पी कैरेट साई, तब ये आपको देगा माइनस आयोटा एच बार द पार्शियल एक्स डेरिवेटिव ऑन साई। इट इज गिविंग यू दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो आपको बस पोजीशन ऑपरेटर याद करना है एज अ मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर माइनस आयोटा एच बार डी ओवर डी एक्स। आयोटा क्या है? एज यू कैन सी दिस इज अ रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट जिसे लिखा जाता है प्लैंक का ओरिजिनल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई। प्लैंक का ओरिजिनल कांस्टेंट 6.22 इंटू 10 पावर माइनस 34। अब ये हो गया प्लैंक का ओरिजिनल कांस्टेंट जो आप लिखते हो 6.22 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो इसको आपने 2 पाई से डिवाइड किया, इसे रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट या फिर मॉडिफाइड प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। एंड ये आपका क्या हो गया? 1 something 1.0 something times 10 power minus 34 joule seconds. I is basically iota the square root of -1. We are using imaginary quantities. Okay, तो हमने बेसिकली क्या किया, कोई भी ऑब्जर्वेबल का ऑपरेटर निकालने, क्या x कैरेट को x से रिप्लेस करेंगे, p कैरेट को माइनस आयोटा एच बार डी ओवर डी एक्स। दीज आर पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो एनर्जी का ऑपरेटर सॉरी हैमिल्टनियन अब मैं कहूंगा इसे का ऑपरेटर निकालने, सो काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन का ऑपरेटर। P कैरेट क्या होगा? वेल काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर P कैरेट स्क्वायर ओवर 2m। नाउ दिस शुड क्लियरली बी इक्वल टू P कैरेट को मैंने ये रखा एंड वेल स्क्वायर किया, ये हो जाएगा हमारा माइनस एच बार स्क्वायर ओवर 2m टाइम्स सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। प्लस में क्या किया, इस Vx का जो ऑपरेटर होगा, वेल सिंस ये एक्सप्लिसिटली सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, मैंने बताया ये एक मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर है, तो ये जो V कैरेट हमारा होना चाहिए ये सिर्फ Vx आ जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ x पे ही डिपेंड करता है, किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये हमें हैमिल्टनियन ऑपरेटर मिल गया। वेल दिस द हैमिल्टनियन ऑपरेटर। तो अगर मुझे हैमिल्टनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कि मेरे सिस्टम के अंदर जो क्या टोटल एनर्जी है
उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू बतानी है, वेल दैट विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल नेगेटिव टू पॉजिटिव इंफिनिटी साई कॉन्जुगेट टाइम्स दिस ऑपरेटर एक्टिंग ऑन साई dx, ये मुझे मिलेगा। एंड दैट इज रियली, यहां से इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करो तो इसके काफी अमेजिंग कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। इनफैक्ट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, जहां जिसके बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, कि डिस्कशन यहाँ पे होती है, लेकिन उससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमारा हैमिल्टनियन ऑपरेटर ही आपको दिख रहा है, और हम लोगों ने एग्जाम्पल के लिए हैमिल्टनियन ऑपरेटर लिया है। सो व्हाट कैन यू डू इज you can actually put this h caret in this equation and you get minus h bar square over 2m, the second partial derivative with respect to x of psi plus v of x times psi, जो कि अब इस क्वांटिटी के इक्वल आएगा। एंड वेल दैट इज द कंप्लीट फॉर्म ऑफ द श्रोडिंगर्स इक्वेशन। वो श्रोडिंगर्स इक्वेशन का कंप्लीट फॉर्म होता है, मतलब एक कंप्लीट वाला कंप्लीट फॉर्म, कि यहाँ पे आपको एक्चुअल में सारे टर्म्स एक्सप्लिसिटली नजर आ रहे हैं कि कौन कौन सा टर्म इन्वॉल्व है। ऐसे वेल यू माइट गेट अ लिटिल कंफ्यूज्ड कि एच कैरेट वेल क्या होता है, अगर आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स की पहले से नॉलेज नहीं है। यू माइट थिंक वेल यहाँ पे एक्स कैरेट क्या होता है, बट इफ यू राइट इट इन दिस फॉर्म इंस्टेड, तब आपको पता चला, क्योंकि प्रोवाइडेड आपके पास इनफ मैथमेटिकल नॉलेज है कि यहाँ पे तो सिर्फ कुछ पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व है एंड कुछ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इन्वॉल्व है। एंड वेल anyone who has studied the old quantum theory, उसे Planck's constant पता ही होगा, just tell him कि you have Planck's constant divided by 2 pi and that is the reduced Planck's constant। and well as for जो complex numbers होते हैं, जिनकी study को complex analysis कहते हैं, that gives you the square root of -1 as iota। but what another interesting consequence, a really interesting consequence of this equation is, इनफैक्ट ये जो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट मैंने यूज किया वेव फंक्शन, जैसे मैं कह रहा हूं, श्रोडिंगर ने जब ये इक्वेशन लिखा उन्हें खुद नहीं पता था ये इक्वेशन है क्या। मतलब अगर उन्होंने इक्वेशन लिख भी दिया एंड इसे सॉल्व कर दिया एंड हाइड्रोजन के लिए ये सारी चीजें बता दिया, इलेक्ट्रॉन को आप कहाँ ज्यादा प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने की, कहाँ कम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन श्रोडिंगर को खुद नहीं पता था ये जो फंक्शन उन्होंने यूज किया है ये एक्चुअल में है क्या। तो उन्हें ये नहीं पता चल पाया कि फंक्शन है क्या। When he was asked what is exactly this wave function, he said I don't know what it is। एंड काफी टाइम बाद एक्चुअल में मैक्स बॉर्न ने ये बताया कि इसका आप फिजिक्स में यूज कहां पे करते हो। इवन तो श्रोडिंगर ने यूज कर लिया, ही बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड इन द इक्वेशन, राइट, लेकिन एक्चुअल में एक फंडामेंटल लेवल पे मैक्स बॉर्न ने बताया इसका मतलब क्या है इस वेव फंक्शन का। एंड वेल ही सेड इसका कोई मतलब नहीं है, वेव फंक्शन का कोई मतलब नहीं है, इसका खुद में कोई मतलब नहीं होता है, ये फिजिकल रियलिटी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। वेल अगर ये फिजिकल रियलिटी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, व्हाई यूज द इक्वेशन और व्हाई यूज द वेल टर्म, क्योंकि इसका अगर आप स्क्वायर करो ऑफ द एम्पलीट्यूड, सॉरी दैट्स नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलस, तब दैट इज समथिंग जो कि आपको फिजिकल रियलिटी एक्सप्लेन करेगा। एंड नाउ द क्वेश्चन, आपको मॉड्यूलस का स्क्वायर क्यों करना पड़ता है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। एंड आप इसे ऐसे देख सकते हो, वेल एच कैरेट साई पे ऑपरेट करेगा, माइनस एच बार स्क्वायर दिस एंटायर टर्म जो कि साई पे ऑपरेट कर रहा है। एंड आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर हमारा वेव फंक्शन रियल नंबर्स के सेट को बिलोंग करता, मतलब अगर वेव फंक्शन एक रियल नंबर होता, तो आपको क्लियरली पता चलता है इसका सेकंड डेरिवेटिव एंड vx से मल्टीप्लिकेशन भी एक रियल नंबर होता। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन आपको एक रियल नंबर दिखता, ये टर्म भी रियल होता ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पे एक आयोटा आ गया, तो जिसकी वजह से ये टर्म इमेजिनरी हो गया, ये रियल हो गया। एंड इमेजिनरी एंड रियल नंबर्स इक्वल नहीं हो सकते, मतलब अगर साई एक रियल क्वांटिटी है, मतलब यहाँ पे इक्वेशन डिसबैलेंस हो गया, ये इक्वेशन काम नहीं करेगा। लेकिन श्रोडिंगर को पता था कि ये करेक्ट इक्वेशन है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब इस वेव फंक्शन को रियल नहीं बल्कि इमेजिनरी होना पड़ेगा, या फिर एटलीस्ट कॉम्प्लेक्स होना पड़ेगा। सो वेल यू गेट टू नो कि वेव फंक्शन एसेंशियली एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। नाउ ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसे निकालोगे कैसे, वेल यू जस्ट सॉल्व दिस श्रोडिंगर इक्वेशन किसी भी पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन के लिए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं क्विक सा, वेल हार्मोनिक ऑसिलेटर की प्रॉब्लम आप
का जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होता है, वेल दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, राइट। इसे हाफ के एक्स स्क्वेयर लिखते हैं अगर आपने क्लासिकल मैकेनिक्स वेल पढ़ा है हार्मोनिक ऑसिलेटर को, लेकिन इस k को आप m ओमेगा स्क्वेयर से रिप्लेस कर सकते हो, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंड जब मैं इसे हाफ m ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर लिखूंगा, मैं इसे इस इक्वेशन में रखूंगा, श्रोडिंगर इक्वेशन में मेरा एक इक्वेशन आया एंड मैंने इसे सॉल्व कर दिया, मुझे वेव फंक्शन पता चल गया एंड आई कैन कैलकुलेट दीज क्वांटिटीज। तो बाकी तो एक मैथमेटिकल प्रोसीजर है, एक मैथमेटिक्स आपको सॉल्व करना है एंड वेल यू हैव लर्नड हाउ टू डू द बेसिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो अगर आपको इतनी इंटीग्रल्स एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आता है, सो वेल व्हाट द बेसिक आइडिया हियर इज कि ये एक्चुअल में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज व्हाट यू गेट टू नो। एंड व्हाट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग देन दिस इज कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप मॉड्यूलस लेते हो एंड इसे स्क्वायर करते हो तो ये आपको प्रोबेबिलिटी देता है कि किसी पार्टिकल को आप कहां से कहां तक, बेसिकली क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहां से यहां की पोजीशन में निकाल सकते हो, इसे फाइंड कर सकते हो कि द प्रोबेबिलिटी कि एक पार्टिकल दो पॉइंट ए एंड बी के बीच में, वेल दिस इज द इंटीग्रल from negative to positive infinity of the modulus of psi squared dx. This is the probability. तो अगर मेरे पास एक लाइन है वेल या फिर एक एक्सिस है, जस्ट द एक्स एक्सिस, एंड मेरे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स है ए एंड बी, एंड मैंने आपसे पूछा क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ए एंड बी के बीच में फाइंड करूंगा। वेल यू गिव मी कि आपने ये बेसिकली सॉल्व कर दिया, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया इस इलेक्ट्रॉन के लिए, आपको ये पता है कि अगर ये ए एंड बी के बीच में या फिर इस लाइन पे कहीं भी है, पहली चीज जो कि मुझे जानना है, दिस इज द ओनली थिंग जो कि यहाँ पे मुझे इस स्पेशल केस में जानना है कि ये किस गिवन पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन में। अगर मुझे पता है कि किस गिवन पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, तो एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। तो कोई भी मेरा पोटेंशियल एनर्जी है जिसके अंदर इस इलेक्ट्रॉन को मैंने रखा है, ऐसे कई पोटेंशियल एनर्जीज एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो मैंने बस उस फंक्शन को इस इक्वेशन में रखा, अपने वेव फंक्शन के लिए सॉल्व किया, जब मुझे वेव फंक्शन पता चल गया मैंने उसका मॉड्यूलस लिया एंड उसे स्क्वायर कर दिया एंड वेल दिस इज, यहाँ पे एक चीज अगर देखा जाए, you don't have to do it from negative to sorry as getting to normalization and stuff, इसे a and b के बीच में इंटीग्रेट किया जाता है और it wouldn't make sense, so really sorry for that। a and d के बीच में जो फाइंड करने की बेसिकली ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी होगी, it will be this integral between a and b। तो इस चीज को मैंने सॉल्व किया, फॉर अ गिवन पोटेंशियल एनर्जी वेव फंक्शन निकाला, I took the modulus, squared it and integrated it along this line between points A and B, and when I say this, what I get is the probability of finding it between A and B, that is the probability। but again क्या हम लोग सिर्फ न्यूटनियन मैकेनिक्स से नहीं फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ है? वेल न्यूटनियन मैकेनिक्स होल्ड नहीं करता है क्वांटम लेवल पे, वो सारी चीजें होल्ड नहीं करती है। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली कैसे पता चल सकता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? एंड वेल दैट्स द नीट पार्ट, यू डोंट, आपको नहीं पता चल सकता कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहां पे। दिस इज द इनडिटर्मिनेसी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कि आप कोई भी चीज सर्टेनली फाइंड नहीं कर सकते। बहुत ही रेयर सिचुएशंस होते हैं जहां पे आप सर्टेनली किसी चीज को फाइंड कर सकते हो क्वांटम मैकेनिक्स में। तो दिस इज द इनडिटर्मिनेसी पार्ट एंड ऑफन पोजिशन। तो इनफैक्ट ये एक ऐसी चीज है पोजिशन जो कि आप कभी भी क्वांटम मैकेनिक्स में एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते हो कि आपको पता चले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है कि इसे यहाँ पे रखा गया है, ये यहाँ पे होगा। यू वॉन्ट बी एबल टू फाइंड दिस एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एनी टाइम, जस्ट कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी हमेशा इससे दी जाती है जिसे कहा जाता है बॉर्न्स स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन, इसकी प्रोबेबिलिटीज ही फाइंड की जा सकती है। तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी कि ये एक पॉइंट एक्स पे होगा? वेल मुझे ये तो नहीं पता चल सकता एक्स पे है या नहीं है, एक पॉइंट एक्स पे है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? वेल एग्जैक्टली एक्स पे तो नहीं कि, लेकिन ऐसा बता सकते हो कि एक्स एंड डी एक्स के बीच में, जब एक्स एंड एक्स प्लस डी एक्स,
इसके बीच में है, so well that is clearly mod of psi square dx, or if we just say mod of psi square, so of course dx is not that big an element or a change, so you can as well say mod of psi square, that is the probability. So that is clearly what this is about. एक चीज यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होगी, तो ये पार्टिकल स्पेस में कहीं भी है, स्पेस में जस्ट कहीं भी है, या फिर क्या भी इसका वेव फंक्शन है, कैसे वैरी कर रहे, सिर्फ इसे अगर कहीं ना कहीं तो होना है, वेल पार्टिकल एग्जिस्ट करते तो स्पेस में ही करेगा, कहीं ना कहीं करेगा। इसका मतलब क्या कि प्रोबेबिलिटी कि अगर इस इंटीग्रल को मैंने नेगेटिव से पॉजिटिव इंफिनिटी तक कर दिया, मतलब प्रोबेबिलिटी कि स्पेस में कहीं भी एग्जिस्ट करता है, जो कि इसे करना है, वी आर सर्टेन अबाउट दैट, वो तो 1 होना चाहिए, दैट इज इट एग्जिस्ट समवेयर इन स्पेस, मतलब द इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इंफिनिटी ऑफ एनी proper wave function should be of this basically term of the proper wave function should be 1. इसी चीज को कहते हैं normalization in quantum mechanics. In fact normalization पे may be some other time other video, लेकिन यही essentially the idea है श्रोडिंगर की wave mechanics में। ये एक तरीका होता है quantum mechanics को करने का, and if you have followed up until here and आपको enough mathematical techniques आती हैं, these are the basics of quantum mechanics. इसके बाद you can solve कई सारे काइंड के क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो इफ यू हैव कॉट अप विद द आइडियाज आई हैव टोल्ड यू, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट श्रोडिंगर्स वर्जन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज अबाउट. That was all for today's video of mine, and I'll hope in future bring more amazing videos on quantum mechanics, and that was all for today's video of mine, and thanks to all viewers.